अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन क्लास में 7 बातें हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले हमने समझना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, अटेस्टेड क्या होता है, रजिस्टर से क्या मुराद है और अटैच्ड टू अर्थ क्या-क्या होता है और एक्शनेबल क्लेम और नोटिस। अच्छा जी, सेक्शन 3 ये कहता है बच्चों कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज़ नॉट इंक्लूड, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की तारीफ ये है कि इसमें ये 3 चीज़ें नहीं आएँगी। पहली चीज़ क्या है कि स्टैंडिंग टिम्बर हम उस लकड़ी को कहते हैं कि जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, राइट? और ग्रोइंग क्रॉप्स वो यानी कि फसलें जो कि अभी उग रही हों या वो अभी मतलब अपनी वो जो जिस तरह हम गंदम देखते हैं या कपास देखते हैं, एक ऐसी फसल जो कि अभी काटी नहीं गई है ना, उसको हम ग्रोइंग क्रॉप्स कहते हैं और इसमें आपकी घास आ जाती है। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ बयान की गई है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में बयान की गई है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ नहीं थी, हमने पहले वो समझा, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, हम वो समझेंगे। अब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास लैंड आ जाएगी दोस्तों, बिल्डिंग आ जाएंगी, हेरिडेटरी अलाउंस आ जाएंगी जिसमें आपके राइट ऑफ वेज होंगे या फेरीज होंगे या ऐसी माने कि जो भी चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच होती है हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? अब हम ये समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। टीपीए की ज़ुबान में इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? समझें कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी चीज़ के या प्रॉपर्टी के राइट, ड्यूटीज़ और इंटाइटलमेंट को डिफ़ाइन करता है, लायबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि यार ये विल डीड है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या इस तरह की जो भी ऐसी कोई चीज़ जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट हो और उसकी लीगल वैल्यू हो, हम उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ज़ुबान में। अब हमने ये समझना है कि अटेस्टेड किसे कहते हैं। दोस्तों हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में समझते हैं कि जाओ ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के लेके आओ, ये फ़ाइल अटेस्टेड करवाओ, कोई भी वो 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है या कोई भी इस तरह के मामलात हम ये रोज़ाना कारोबारी मामलात में देखते हैं। तो हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अटेस्टेड किसको कहेंगे? ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि साइन बाय द 2 और मोर विटनेसेस। पहली लाइन ये कहती है कि ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि साइन बाय होगा 2 या 2 से ज़्यादा गवाहान की मौजूदगी में। दूसरी बात यह है कि ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस शुड हैव साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेड्स, यानी कि जो एग्जीक्यूटेड्स हैं, जो मुआहदा करवाने वाले हैं, उनके जो गवाह हैं, गवाह एग्जीक्यूटेड की मौजूदगी में वो साइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात ये की गई है कि जितने भी अटेस्टिंग विटनेसेस शुड हैव साइन फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग द सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, कि उनका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि उन्होंने सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करना है। हाँ भी इस बंदे ने हमारी मौजूदगी में इस एग्जीक्यूटेंट ने ये साइन किया था। सही है। चौथे नंबर पे ये बात की गई है ईच ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस शुड हैव सीन द एग्जीक्यूटेड साइनिंग, कि उन्होंने देखा हो अपनी आंखों से। पांचवें नंबर पे एक नोट दिया गया है कि ये नेसेसरी नहीं है नेसेसरली कि ऑल ऑफ देम मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, कि तमाम गवाहान का उस वक्त में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर 2 या 2 से ज़ायद हैं तो तीसरा चौथा अगर वक्त पे मौजूद नहीं है, उनको बाद में पता चला, इन्होंने बाद में देखा किसी दूसरे या तीसरे दिन, लेकिन पहले 2 ने उस वक्त देखा, तो इसको हम समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो जाएगी। दोस्तों और मित्रों, सबसे आसान रजिस्टर की डेफिनेशन की गई है, यानी कि रजिस्टर से मुराद ऐसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर हो अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद इन अ प्रोविंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ऐसा जो भी डॉक्यूमेंट उसको हम तब रजिस्टर कहेंगे कि जब वो अपने सूबे के या प्रोविंस के यानी कि मौजूदा लॉ के मुताबिक हो। सिंपली मीन्स डैट कि वो लॉ एज पर द स्टेटस को हो, इसको हम कहेंगे रजिस्टर। सिंपल मानों में यूँ समझें कि ऐसी चीज़ जो रजिस्टर होगी उसको अपने कानून के मुताबिक होना चाहिए, उसके मुताबिक हम उसको रजिस्टर कहेंगे। अच्छा, सबसे जो मज़ेदार टॉपिक है इसका डेफिनेशन क्लास का वो है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल से मुराद है कि काबिल अमल, क्लेम से मुराद है दावा, यानी कि ऐसा दावा जो एक्शनेबल होगा, जिस पे यानी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है दोस्तों? इसके मतलब कहा जाता है कि इट इज़ अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल कोर्ट्स एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर द रिलीफ, कि एक ऐसा ग्राउंड है
जिसको कोई भी सिविल कोर्ट तस्लीम करेगी एज अ क्लेम के तौर पर, हम उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। इसको किस मकसद के लिए किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जुबान में एज टू अनसिक्योर डेप्ट्स, कोई मतलब आपने जो अनसिक्योर डेप्ट है उसको हासिल करने के लिए ये क्लेम किया जाएगा। एज टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन, आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है जिसमें आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जो कि आपकी पोजेशन में नहीं है, यानी कि रॉन्ग दूसरी पार्टी के खिलाफ है जिसने आपके खिलाफ रॉन्ग कमिट किया, तो इस पे आपका एक्शनेबल क्लेम बनता है। चौथे नंबर पे आता है एज क्लेम फॉर द एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स से मुराद है कि बकाया जात, जो आपका टेनेंट था यानी कि किराएदार था, वो आपका किराया बकाया उसने देना है, तो आप इस ग्राउंड पे आप एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। या पांचवें नंबर पे एज क्लेम्स फॉर द फ्यूचर रेंट, कि आपका किसी के साथ मुआहदा हुआ था फ्यूचर रेंट के बारे में लेकिन उसने वो फ्यूचर रेंट अभी तक पे नहीं किया, तो आप उस पर भी एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। छवें नंबर पे आखिरी बात कि एज अ शेयर इन अ पार्टनरशिप, कि आपको अपने पार्टनरशिप का अभी तक शेयर नहीं मिला। यार ये अटैच टू अर्थ तो किसी प्ले क्लास के बच्चों को भी समझ आ जाएगी ना। मतलब ऐसी चीज जो कि रूटेड इन द अर्थ है, यानी कि जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है, हम उसको अटैच टू अर्थ कहेंगे। और दूसरे नंबर पर जो एम्बेडेड इन अर्थ है, यानी कि जो अर्थ के अंदर धंसी हुई है, यानी कि जो बेसमेंट वगैरह हैं या ये चीजें हैं, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड इन अर्थ। अच्छा बच्चों, इस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा नोटिस पे। नोटिस सबसे टेक्निकल और सबसे सादा भी है। नोटिस के सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड इन द थिंग ऑफ विच नोटिस इज इशूड, यानी कि कोई भी ऐसी डेफिनेट यानी कि सर्टेन मुतलका यानी कि यकीनन या श्योर इंफॉर्मेशन मालूमात जो कि किसी भी पर्सन को गिवन दी जाती हैं और वो एक ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, यानी कि क्या वो एक लीगल पर्सन भी हो सकता है, एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हो, यानी कि उसके रिलेटेड हो एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन, उसको हम कहेंगे नोटिस। अब नोटिस की दो इकसाम हैं, यानी कि सेक्शन 3 में तो लिटरल लिखा हुआ है ना ऐसे, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए इसकी दो किस्में बनाई हैं। सबसे पहला होता है एक्चुअल नोटिस, यानी कि हकीकी नोटिस। अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, यानी कि एक ऐसी बात है, इंफॉर्मेशन जिसको आप जानते हैं, आप हकीकी तौर पर उस बात को समझते हैं या आपके पास इल्म आ चुका है, उस बात की जानकारी आ चुकी है, हम कहेंगे कि वो पर्सन उस बात से एक्चुअल नोटिस में था, यानी कि सेड टू हैव द नोटिस ऑफ दैट फैक्ट। अब दूसरी बात यह है, यानी कि जो भी बात आपको पता चल गई है उसको हम कहेंगे एक्चुअल नोटिस। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस उस बात को कहते हैं जो कि इनडायरेक्ट नोटिस होता है या इम्प्लाइड, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। अब ये कौन करता है? ये डिटरमाइन करती है कोर्ट, किस बात की बुनियाद पर? आपके केस के सरकमस्टांसिस पे, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। ये हो सकता है या कोई भी सरकारी ऑफिसर विलफुल एब्सटेंशन करे किसी भी लीगल चीज की इंक्वायरी से, वो रुक जाए हत्ता कि उसका वहां पे लीगल राइट बनता था, तो हम इसको भी, यानी कि ये कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि क्या उसकी विलफुल एब्सटेंशन हुई या नहीं हुई। या दूसरा ये होगा कि आर सर्च विच ही आउट टू हैव मेड, यानी कि जिसको, यानी कि उसको उस वक्त सर्च करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की, लेकिन कोर्ट ये समझेगी कि इसको इस बात का पता था क्योंकि कोर्ट ने इसको सरकमस्टांसिस के जरिए पता करवाया है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्लाइड नोटिस। यानी इसमें, यानी कि अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ग्रॉस नेग्लिजेंस भी आ जाएगी, यानी कि ऐसी नेग्लिजेंस जिसमें दोनों पार्टीज कसूरवार होती है। इसको एक मिसाल से यूं समझें कि एक ऐसा बंदा जो कि पार्टी है और उसको पता है कि फलां कंपनी की ट्रांजैक्शन हुई है जो कि इलीगल थी या फ्रॉड मबनी थी, लेकिन वो ये बात नहीं बताता, यानी कि उसको फॉरम के थ्रू बात नहीं पता चलती, लेकिन इम्प्लाइड वे से उसको बात पता चल जाती है। लेकिन ये बात निकलती कब है, कब एग्जिस्टेंस में आती है या कब वर्ल्ड के सामने आती है? जब कोर्ट ये डिटरमाइन करती है सर्कमस्टांसिस के जरिए। तो इससे आसान अल्फाज से इस कंसेप्ट को नहीं समझाया जा सकता। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये इंटरप्रिटेशन क्लास आ गई होगी। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ कोऑपरेशन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और मैं उसी सूरत में नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर करें।